हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके पहले हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में जिक्र कर दिया है। आज जो अगला टॉपिक है वो है आपका कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन के बारे में हम देखते हैं और समझते हैं कि कालीबंगन से हमको क्या और किस तरह के एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है और कालीबंगन का लोकेशन कहाँ पर है। सबसे पहले कालीबंगन का अर्थ अगर आप जान लें तो वो है आपका काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। जी हाँ, कालीबंगन से काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य यानी कि एविडेंस मिले हैं, जिसकी वजह से इसका नाम, इसका अर्थ ही क्या बता दिया गया? काले रंग की चूड़ियाँ। यानी कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए आगे आते हैं, कालीबंगन का लोकेशन देखते हैं। ठीक है, कालीबंगन जो है वो कहाँ पे है? वो राजस्थान में है। इसकी खोज किसने किया था? तो खोज इसकी अमलानंद घोष ने किया था। कब? 1953 में। अमलानंद घोष ने 1953 में कालीबंगा नामक एक नई बस्ती की खोज की। ठीक है, और ये बस्ती कहाँ पे है? तो ये बस्ती है सरस्वती नदी के तट पर। हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग 1400 प्राचीन बस्तियों में जो सर्वाधिक बस्ती है वो किस नदी पर बसा हुआ है? वो है सरस्वती नदी पर। हमने कहा कि 1400 प्राचीन बस्तियों में इकलौता 1100 प्राचीन बस्तियां केवल कहाँ पे है? केवल सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो सटीक नाम है, परफेक्ट नाम है, वो सरस्वती नदी घाटी सभ्यता है। अच्छा, ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, कालीबंगन का जो साक्ष्य मिला है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिला है। इसे दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सी बस्ती है जिसको दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या गरीबों की बस्ती के नाम से जाना जाता है, तो वो है कालीबंगन। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत गरीब बस्ती ये हुआ करता था उस टाइम में। यहाँ की जो घरें हैं वो कच्ची मिट्टी की बनाई हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में शहरी सभ्यता का विकास, प्रथम नगरी सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। तो उसी सिंधु घाटी सभ्यता में जिस समय के सारे मैक्सिमम नगरे जो है वो शहरों की तरह निवास करते हैं, लोग शहरों की तरह उनका रहन सहन है, मगर उसी सिंधु घाटी सभ्यता में एक कालीबंगन है जो काफ़ी क्या है? गरीब है। ठीक है, काफ़ी क्या है? गरीब है। अब इसको वर्तमान का बिहार भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हाल हो गया था। अब तो बिहार तो भाई डेवलप कर रहा है, करेगा एक दिन बिहार सब दुनिया, भारत का नंबर 1 स्टेट बनेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा जाता है। यहाँ की जो मकाने हैं वो कैसा मिला है? कच्चे मकान मिले हैं, कच्चे घर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले। ओह, इतना ठंडा पानी। चलिए, गरीबों की बस्ती, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कालीबंगन से हमको साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले कालीबंगन से अगर हम बात करें तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि भारत के अंदर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य हमको किस हड़प्पाई या सैंधव बस्ती से देखने को मिलती है? तो आपका आंसर होगा क्या? कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन में जूते हुए खेत। अब कैसे? जब खुदाई हुआ तो उस खुदाई में देखा गया कि आड़ी टेढ़ी रेखा में खींची हुई लाइनें थी, और उस लाइनों को देखकर इस बात का पता लगाया गया कि ये जो लाइनें हैं ये कोई मतलब ऐसी वैसी लाइनें नहीं है, ये बल्कि किससे खींची गई है? ये बैलगाड़ी से खींची गई है। मतलब कि बैल के द्वारा जो है हर को लगाकर उससे खींचा गया है। उस समय हरे जो है खासकर लकड़ी के हर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस समय जो उनके हलें होती हैं वो लकड़ी की, क्योंकि लोहे के बारे में इनको जानकारी था ही नहीं और सोने का हाल तो बना सकते नहीं। चलिए
ठीक है। दो फसल यानी कि भारत के अंदर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही एक ही खेत में एक से अधिक फसलें बोने का शुरुआत कर दिया था, और वही चीजें आज के मानव आज की सभ्यता के लोग करते हैं। तो एक साथ इन्होंने दो फसलों की पैदावार किए थे। अब बेचारे गरीब थे, अब सोचे कि एक ही खेत में एक ही अनाज बोएंगे तो फिर दूसरा हमारे पास जमीन नहीं है कि हम दूसरा फसल भी बो सके, तो ऐसे में क्या कर दिए, एक ही खेत में दो तरह के फसल बो दिए। ठीक है, एक ही खेत में दो तरह के फसल जो है वो बोकर अपनी जीविका चलाने का प्रयास करने लगे। तो वो दोनों फसल लिख ही देते हैं। वो दोनों फसल क्या थे, तो वो फसल थे चना और मटर। क्या थे, चना और मटर। अच्छा, कहीं कहीं पर जो है कि मटर के साथ जो है सरसों के भी साक्ष्य पाए गए। ठीक है, ये ऐसी फसलें थी जो मतलब कि एक साथ दो फसलों को बोए जाते थे। आयताकार हवन कुंड और अग्निकुंड। ठीक है, यहाँ पे हमको जो अग्निकुंड या हवन कुंड, अग्निकुंड मतलब हवन कुंड, हवन करने के लिए तो अग्निकुंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि एक क्यारी नुमा रहता है, चौकोर आकार में रहता है, उसमें वो हवन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हवन कुंड और अग्निकुंड की साक्ष्य कालीबंगन से पहले मिलते हैं कहाँ पे, लोथल से। लोथल वाले चैप्टर में हमने बताना भूल गया कि अग्निकुंड और हवन प्रथम साक्ष्य हमको लोथल से ही मिलता है। जो फेमस है वो लोथल का ही फेमस है। ठीक है, जैसे अन्नागार और स्नानागार मोहनजोदड़ो का फेमस है, जबकि हड़प्पा में भी उसको देखने को मिलता है, वैसे ही हवन कुंड और अग्निकुंड का जो साक्ष्य एविडेंस है वो हमको लोथल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल का जो अग्निकुंड है वो वर्गाकार में है, जबकि यहाँ का जो है वो कैसा है, वो आयताकार में है। यहाँ से हमको बेलनाकार मोहर के साक्ष्य भी मिले हैं, और ये जो बेलनाकार मोहर के साक्ष्य हैं ये मेसोपोटामिया के मोहर से मिलते जुलते हैं। ठीक है, बस ऐसे समझ लिया कि ये जो मोहर मिले हैं बेलनाकार, तो ऐसे मोहर मेसोपोटामिया के बाजार में, मार्केट में या सभ्यता में प्रचलित मोहर है। यानी कि वहां के लोग जो है इस तरह के मोहरों का यूज यानी कि प्रयोग करते थे। यहां से भी हमको क्या देखने को मिलती है, यहां से हमको युगल समाधि देखने को मिलती है। यहां से हमको क्या देखने को मिलती है, युगल समाधि। ठीक है, युगल समाधि अभी हमने बताया कि युगल समाधि क्या है। तो युगल समाधि का मतलब यह है कि पुरुष के मरने के बाद स्त्री को भी जिंदा उनके साथ दफन कर दिया जाता था। ठीक है, इस पुरुष के मरने के बाद स्त्री को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जैसा कि सती प्रथा में हमको देखने को मिलता है। बस दोनों में फर्क इतना है कि सती प्रथा में जलाने की प्रथा थी, जबकि युगल समाधि में दफनाने की प्रथा थी। ठीक, तो लकड़ी की नाली, अब यहाँ पे इनकी आप सोचो कि बेचारे गरीब हैं, हाँ गरीब है, इनकी नाली कैसी है, लकड़ी की। जबकि हम अन्य बस्तियों में देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, तो वहाँ पे नालियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी को अच्छे से उसको प्लास्टर करके उन नालियों को निकालते थे, ताकि वो पानी कहीं दूर दराज तक चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लकड़ी की नालियों के साक्ष्य यानी कि एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, कालीबंगन में। इनकी जल निकास प्रणाली, तो जल निकास प्रणाली की अगर हम बात करें तो हमने बताया था ना कि जो जल निकास प्रणाली है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में वो कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे कि जब बारिश अगर होता है तो बारिश का पानी छत पर गिरेगा, हाँ आंगन में गिरेगा, और घर के बाहर चौतरे पर यानी कि घर के सामने जो द्वार होता है वहां पे गिरेगा। तो उसको कुछ इस तरह से वो डिजाइन करते थे कि वो सारे के सारे पानी इकट्ठा होकर मतलब इकट्ठा कहां पर जाकर होते थे, स्नानागार में। यानी कि एक कुंड बनाए हुए थे, उसी कुंड में, उसी स्नानागार में वो सारे पानी इकट्ठा होते थे। फिर उस पानी को वो अपने पीने के लिए, जानवरों के लिए, ठीक है, या फिर कहीं छोटे मोटे कृषि कार्य के लिए भी उसका वो इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है, अच्छा उस स्नानागार में भी क्या लगाते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी लगाकर उसको एकदम संथर कर देते थे, जिससे कि पानी एकदम जल्दी सूखे ना और शुद्ध और बरकरार बना रहे और साफ दिखने में भी लगे। ठीक है, तो ये उनकी जल निकास प्रणाली थी। यहां से हमको अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, अलंकृत ईंटें। ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों के साक्ष्य मिले हैं वो 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में मिले हैं।
अनुपात में। याद रखिएगा इस बात को कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जो ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं उनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, 4:2:1 का। ठीक है, तो अब ईटा का आप साइज के हिसाब से आप सोच लीजिएगा कि एक उसकी लंबाई होती है, एक उसकी चौड़ाई होती है, एक उसकी मोटाई होती है। तो 4 इसकी लंबाई हो गई, 2 इसकी चौड़ाई हो गई, 1 इसकी मोटाई हो गई ईंटे की। तो इस अनुपात में हमको ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बट यहाँ से कालीबंगन से जो ईंटें मिले हैं वो अलंकृत मिले हैं, यानी कि डेकोरेटेड मिले हुए हैं। ठीक है, हल्के साक्ष्य, ठीक है, हल्के साक्ष्य। अब यहाँ पे जूते हुए खेत हैं, तो जूते हुए खेत हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हल के भी साक्ष्य होंगे। ठीक है, तो इन्हीं हलों से ही इन खेतों को जोता जाता था। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि हमने बताया था कि लोथल से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से भी शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब ये थोड़ा सा धार्मिक एंगल भी इनका देख लेते हैं। इनके परिजनों के मरने के बाद, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो जैसे मुस्लिमों में क्या होता है, दफनाने की प्रथा है। हिंदू धर्म में क्या है, उसको जलाने की प्रथा है। वही ईसाइयों में अगर हम देखें तो एक मतलब पिरामिड बनाकर एक ताबूत के तौर पे उसको जो है ज़मीन में पैक कर देते हैं। ठीक है, यानी कि लाश को बिछाकर उसके ऊपर से ढक्कन नुमा लगा देते हैं। तो सबका अपना अलग अलग रीति रिवाज है। मगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या कंडीशन है, थोड़ा सा यहाँ पे भी एक नज़र रखते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में वो अपनी जो अंतिम संस्कार करते हैं, यानी कि उनके परिजनों के मरने के बाद उनके साथ जो किया जाता था, जो होता था, वो क्या था, वो ये था कि वो 3 तरह की जो है कि यहाँ पर हमको उनके अंतिम संस्कार देखने को मिलते हैं। एक पूर्ण समाधि, दूसरा आंशिक समाधि और तीसरा हमको दाह संस्कार। ठीक है, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। अब तीनों में डिफरेंट क्या है, तीनों में डिफरेंट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि तीनों एंगल को अगर हम देखें तो इन तीनों एंगल में ले देकर एक ही चीज लास्ट में होगा। एक ही चीज लास्ट में होगा, क्या, कि सबको जमीन में ही जो है दफन होना है। सबको क्या करना है, जमीन में ही दफन होना है, मिट्टी में ही मिलना है। तीनों का तरीका अलग है। सबसे पहले हम पूर्ण समाधि की बात करें तो पूर्ण समाधि की बात करें तो इसमें सीधा सिंपल सा चीज है कि व्यक्ति को या परिजनों के मरने के बाद डायरेक्ट उनको जमीन में क्या करते थे, जमीन में दफनाना। इनको क्या करते थे, जमीन में दफन कर देते थे। अच्छा, वही अगर हम बात करें तो यहां पर क्या करते थे, लोग अपने परिजनों को सीधा क्या कर देते थे, जला देते थे। ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, हटो भाई हटो। उसको जलाने की प्रथा तो इसको दफनाने की प्रथा लिखें, क्यों एक अलग अलग लिखना। दफनाने की प्रथा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसमें है आंशिक समाधि। आंशिक समाधि में देखो क्या होता है, आंशिक समाधि में जब इनके परिजन मरते थे तो सबसे पहले ये क्या करते थे, सबसे पहले उनके बॉडी को खुले आसमान में ठीक है, वो क्या करते थे, खुले आसमान में छोड़ देते थे। अब खुले आसमान में छोड़ने के पीछे कारण क्या था, तो कारण ये था कि इनके छोड़ने के बाद इनके मांसपेशियों को चील, कौवे, जानवर, कुत्ता, बिल्ली जो भी है, वो सारे लोग इनकी अस्थियों को, यानी कि इनकी जो मांसपेशियां हैं, जो इनके मांस वगैरह हैं, उन सारे चीजों को वो खा जाते हैं। खाने के बाद जो अवशेष बचते थे, उनकी जो अवशेष बचते थे, यानी जो अस्थि पंजर बचते थे, जो भी कंकाल वगैरह बचते थे, उन कंकालों को ये क्या करते थे, उन कंकालों को ये जमीन में दफन कर देते थे। ये क्या करते थे, जमीन में दफन कर देते थे।
ठीक है। उन बचे हुए अवशेषों को या उन बचे हुए कंकाल को क्या करते थे, जमीन में दफन कर देते थे। यहाँ पे वो डायरेक्ट जमीन में दफन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दफनाने की प्रथा है, यहाँ पे जलाने की प्रथा है। वो डायरेक्ट जलाते थे। हाँ, जलाने के बाद फिर क्या करते थे, जलाने के बाद यहीं पर बात नहीं रुकती है, ये जलाने के बाद महाशय लोग क्या करते थे, ये जलाने के बाद करते थे क्या कि मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के कलश राख को रख कर दफन करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब तीनों कंडीशन में क्या है, लास्ट में उनको जमीन के अंदर ही आना है, जमीन में ही दफनाना है। यानी कि ये अपने परिजनों को जलाने के बाद इनके बचे हुए अवशेषों, इनके राख को क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन यानी कि कलश के अंदर, वहां उनको भर के जमीन के अंदर, अब वो अपने घर के आंगन में भी ऐसा करते थे, वो अपने घर के सामने कहीं पर दफना देते थे, या वो अपने घर के पीछे साइड में कहीं उनको दफना देते थे, मतलब कि जमीन के अंदर। ठीक है, तो ये प्रथा जो है, इसको दाह संस्कार में केवल जलाकर उसको छोड़ने के लिए, जिसे आज की डेट में क्या होता है हिंदू धर्म में कि उसको जलाते हैं, जलाने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा जी में या किसी नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो वहां पे क्या करते थे, वहां पे विसर्जित नहीं करते थे, वहां पे जमीन के अंदर को दफना देते थे। ठीक है, आंशिक समाधि में पहले खुले आसमान में उनको छोड़ देते थे, छोड़ने के बाद उनके अस्थियों को चील कौवा जानवर वगैरह खा लेते थे, बचे हुए अवशेषों को वो क्या करते थे, जमीन के अंदर गाड़ देते थे। ठीक है, उसके बाद पूर्ण समाधि में वो डायरेक्ट क्या करते थे, जमीन के अंदर इनको दफना देते थे। और इनके साथ जो प्रिय पदार्थ या प्रिय वस्तुएं होती थी, उसको भी एक मिट्टी के कलश में यानी कि बर्तन में रखकर इनके साथ दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, ऐसा भी वो करते थे। उनकी धार्मिक आस्था थी कि इस लोक के को छोड़कर ये जिस लोक में गए हैं, उस लोक में इनको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये विचारधारा, ये उनकी धार्मिक आस्था हुआ करती थी। इसको नोट करिए पहले। हो गया। चलिए, एक अब खास पॉइंट हम और इसमें आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हड़प्पा में, ठीक है, जो शव होते थे, उन शवों को अगर हम देखें तो इन शवों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहो तो हम इनको हिंदू मुस्लिम में बांट दें, इन दोनों बस्तियों को। अब सोचेंगे हिंदू मुस्लिम में बांट कहाँ से दोगे, उस समय तो इस्लाम था ही नहीं, तो बांट कहाँ से देंगे। ठीक है, तो इनकी विचारधारा के हिसाब से मैं बांट सकता हूँ। जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा के लोग अपने शवों को क्या करते थे, दफनाते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग अपने शवों को, अपने परिजनों के शव को दफनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो जलाते थे। ठीक है, हड़प्पा में शवों को क्या करते थे, जमीन के नीचे दफन कर देते थे, और मोहनजोदड़ो में वो शवों को जलाते थे, यानी कि जलाने की प्रथा थी। और जलाने के बाद जैसा कि हमने बताया कि मिट्टी के कलश में भरकर उसको जमीन के अंदर लास्ट में दफन कर देते थे, यानी दफना देते थे। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।